हेलो स्टूडेंट, आज के मिनी कंसेप्ट सीरीज में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू राइट फेजर इन एसी एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि आखिर हम एसी में फेजर का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं। देखिए, जब भी आप केवीएल केसीएल अप्लाई करते हो डीसी सर्किट में, सो वहां पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। चाहे 3 लूप हो 4 लूप हो, आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। रिजल्टेंट जो इक्वेशन आते हैं उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज और करंट होता है वो डीसी होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे आप एसी में आते हो और वहाँ पे होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, जिसमें केवीएल और केसीएल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी टर्म आ जाता है, और जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो साइन और कॉस में हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर दो मेष होते हैं तो भी जो एक्सप्रेशन होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि बच्चों को लगता है कि हमसे एसी का क्वेश्चन आखिर क्यों नहीं बनता है। सो एसी का क्वेश्चन बनने लगे, आसान दिखने लगे, इसके लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं फेजर एनालिसिस। मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि आखिर ये फेजर आता कहाँ से है, और फिर मैं आपको बड़े आसानी से समझा दूंगा कि किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी टर्म का, कोई भी अगर एसी क्वांटिटी है, चाहे रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, किसी भी क्वांटिटी का फेजर मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। सपोज कीजिए कहीं पे लिखा हुआ है v ऑफ टी इजकल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लिखा हुआ है। एक आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग कहीं भी ऐसा लिखते हैं ई टू दी पावर जे थीटा, एक्सपोनेंशियल को हम लोग कॉस और साइन में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ऐसा हम लोग एक्सपोनेंशियल को कॉस और साइन में ऐसा लिखते हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और यदि आपको ये जो कॉस थीटा है इसको भी आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। कैसे? एक्सपोनेंशियल के टर्म में कैसे लिखते हैं? ई के पावर जे थीटा प्लस ई के पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और अगर आपको साइन थीटा लिखना होगा तो साइन थीटा को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ई टू द पावर जे थीटा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू जे। ये एक्सपोनेंशियल को रेक्टेंगुलर फॉर्म में और उसके रेक्टेंगुलर फॉर्म के कंपोनेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग ऐसा लिखते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा है ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? ये जो कॉस थीटा है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये रियल पार्ट है। मैं इसको बोल सकता हूं कि ये रियल पार्ट है, और ये जो साइन थीटा है ये इस एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं और आपको कोई दिक्कत ना हो कि क्या हम लोग इस कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे थीटा? मुझे लगता है कि ये बात लिख देने से आपको कोई भी ऐतराज नहीं होगा। और इस साइन थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे थीटा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात है, और इसको ही हम इंप्लीमेंट करेंगे और देखिएगा हमारा फेजर आ जाएगा। तो ये वी टी इजकल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये वाला पार्ट रहा वी एम, और ये जो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, इस पूरे को अगर हम थीटा मान ले तो ये है आपका कॉस थीटा, और ये कुछ नहीं है सर, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे। जे ये पूरा थीटा है, इसका मतलब ये ओमेगा टी प्लस फाइव। यस और नो? बड़े आसानी से हम लोग ये बात लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये हो गया आपका Vm और ये हो गया आपका रियल पार्ट, इसको हम अलग से लिख सकते हैं। जब भी अगर ऐसा टर्म होता है ई टू द पावर जे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं e के पावर जे ए इंटू ई के पावर जे बी। हम लोग ऐसा लिखते हैं, जब पावर का एडिशन हो तो हम लोग दो एक्सपोनेंशियल टर्म का हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। सो वी एम रियल पार्ट
ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई के पावर जे फाई। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूं और मैं बोलता हूं कि ये है आपका Vm, ये हो गया रियल पार्ट ई के पावर जे फाई इंटू ई के पावर जे ओमेगा टी। कुछ नहीं किया हूं, बस मैं टर्म को पहले लिखा हूं। उसके बाद मैंने क्या किया, इस Vm को अंदर ले गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया Vm ई के पावर जे फाई इंटू ई के पावर जे ओमेगा टी। ये वाला टर्म आपका निकल के आया। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये इस टर्म के जगह, इस टर्म के जगह क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, रियल पार्ट हो और इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम एक स्पेशल नाम दे दें, और इस वाले टर्म को हम स्पेशल नाम दे दें, और मैं क्या बोल दूं कि ये जो आपका एक्सप्रेशन आया था, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है आपका रियल पार्ट और ये Vm ई के पावर जे फाई इंटू ई के पावर जे ओमेगा टी। मैं इस वाले टर्म को, मैं बस इस वाले टर्म को ये कह देना चाहता हूँ, इस वाले टर्म को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये बाबू ये वी बार है। क्या है? वी बार है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो वी बार है दिस इज इक्वल टू Vm ई के पावर जे फाई। तो देखिए ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसा टर्म है जिसके पास ओरिजिनल एसी सिग्नल का मैग्नीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड भी है, और ओरिजिनल सिग्नल का ये वाला आपका फेज डिफरेंस भी इसके पास है। मतलब ये कि जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था, ये ओरिजिनल सिग्नल था Vt इक्वल टू Vm cos ओमेगा t प्लस फाई। सो ये उसका फेज डिफरेंस था, फेज एंगल था, और ये आपका Vm एम्पलीट्यूड था। तो आखिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन में एम्पलीट्यूड भी आ गया और फेज एंगल भी आ गया, फेज डिफरेंस भी आ गया। इस वाले टर्म को ही हम लोग कहते हैं फेजर। क्या कहते हैं? फेजर। बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है Vt इक्वल टू Vm cos ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा लिखा हुआ है, और आप चाहते हो इसका फेजर लिखें, तो फेजर लिखने के लिए वी बार, बस ये रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको लगे कि ये एक फेजर लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसका फेजर? इसका फेजर लिखेंगे Vm एंगल फाई। बस छोटी सी बात थी और यही हम लोग को समझना था। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी लिखा हुआ है Vt इक्वल टू 10 cos ओमेगा t प्लस 30 डिग्री है। सर आप बहुत तेज बन रहे हैं, आप हमेशा कॉस कॉस लेके चल रहे हैं, साइन लेके नहीं चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं साइन लेके चलूंगा तो मैं बोलूंगा कि इमेजिनरी पार्ट बोलूंगा ना, मैं रियल पार्ट तो नहीं बोलूंगा ना। तो मैं पहले कॉस का समझा देता हूं और साइन के लिए ना बहुत शॉर्टकट में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो Vt इक्वल टू 10 cos ओमेगा t प्लस 30 डिग्री है, तो इसका जो वोल्टेज फेजर होगा इसको लिखेंगे 10 एंगल 30 डिग्री। बस इतनी सी बात है। कहीं भी अगर एक्सप्रेशन ये लिखा रहे, अगर करंट के फॉर्म में लिखा रहे कि ये आपका 25 cos 314t प्लस 10 डिग्री है, तो इसका जो करंट फेजर होगा वो करंट फेजर होगा 25 एंगल 10 डिग्री। हो गया आपका आंसर। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि हम लोग कॉस का फेजर बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया कि सर हम साइन का फेजर कैसे लिखें। देखिए अब फिर से आपको फेजर डिफाइन करना पड़ेगा। फेजर डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉस के लिए आपको इमेजिनरी पार्ट लेके आपको चलना पड़ेगा, उतनी करने की जरूरत आपको नहीं है। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा रहे Vt इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिखा रहे, अगर ऐसा लिखा रहे और आपको इसका फेजर लिखना है, तो अगर इसका फेजर अगर आप ये लिखते हो 10 एंगल फाई, सो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, जो सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे।
तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एंगल होगा उसमें 90 डिग्री हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। जब 90 डिग्री सबट्रैक्ट कर लेंगे तो अब यहां से आप फेजर लिख सकते हो, जो वी बार होगा ये होगा 10 और ये पूरा का पूरा एंगल हो गया 5 माइनस 90 डिग्री। बस हो गया। आप इसी से लिख सकते हो, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है v ऑफ t इक्वल टू 10 10 साइन, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 314t प्लस 20 डिग्री लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका अगर आपको वोल्टेज फेजर लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा और जो एंगल होगा वो 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 70 डिग्री आपका आंसर होगा। बस इतनी सी बात है। तो आप कहीं भी वोल्टेज और करंट का फेजर आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। अगली क्लास में इस मिनी कंसेप्ट सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो रसिस्टर ही होता है। करंट का जो फेजर होता है, जो करंट का फेजर होता है, जो करंट का फेजर होता है वो जे ओमेगा, सॉरी करंट नहीं, इंडक्टर का। रसिस्टर का फेजर रसिस्टर होता है, इंडक्टर का फेजर जे ओमेगा एल होता है और कैपेसिटर का फेजर 1/j⍵c होता है। तो कैसे आखिर हम लोग इस एक्सप्रेशन को लेते हुए और सॉल्व करें? एक्सप्रेशन बहुत ही आसान होगा। एसी के सारे क्वेश्चन मैं आपको वादा करता हूं कि आपके लिए मैं पूरा आसान बना दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले मिनी कंसेप्ट सीरीज में, और साथ ही साथ हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, स्टेट जेई हो या फिर कोई पीएससी हो, उन सबके क्लास आपको सिल्वर इंस्टीट्यूट पे कंटिन्यू मिल रहे होंगे और सारे ब्रांच वाले बच्चों के लिए मिल रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले मिनी कंसेप्ट सीरीज में। जय श्री राम।